Hello everybody. As I have already told you that I will be teaching subjects related to the preparation of civil services examination, right? Today I have content regarding of the subject environment and ecology, right? Let's start this. You can also comment whether you want any kind of video, any other topic or subject, and I will be teaching you in Hindi and English both. Feel free to ask in the comment section, right? Let's start. So here जो आज मैं लाया हूँ, this text provides an overview of ecology, its components and functions, covering just a minute. हाँ तो covering key ecological concepts and relationships among organisms. मतलब हम अभी आज मेरे पास कुछ इकोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं कि भाई जो हमारा नेचर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने वाली हैं, समझनी है, ठीक है ना. रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स मतलब अलग अलग रिलेशनशिप्स एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे. हेयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन बाई इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. इकोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. ठीक है ना. मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से डिपेंडेंट हैं और वो अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. यही चीज़ है इकोलॉजी. मतलब साइंटिफिक स्टडी है, मतलब कि हम उसको साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं. और ये जो डेफिनेशन है इकोलॉजी की, ये अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन की थी इन 1869. ठीक है. एनवायरनमेंट क्या होता है? द सराउंडिंग कंडीशंस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. मतलब हमारे आसपास जो भी कंडीशंस हैं, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, उसी से हमारा एनवायरनमेंट बनता है. ठीक है ना. इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग एलिमेंट्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा. ठीक है ना. अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग एलिमेंट्स. सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया. ठीक है. इकोलॉजिकल हायरार्की. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि जैसे कि एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंसान है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल से बनती है पॉपुलेशन. ठीक है ना. तो इंडिविजुअल अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया. मतलब हम जब पॉपुलेशन वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं सिर्फ. जैसे हम बोलते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हम मान के चलते हैं कि सब एक तरह के लोग हैं, मतलब सारे इंडियंस हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है ना. जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब सारे इंडियंस की, जैसे किसी भी देश की पॉपुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, राइट. अब कम्युनिटी के मतलब क्या हो जाता है कि हम उसमें अलग अलग स्पीशीज़ को काउंट कर रहे हैं. डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरेक्टिंग विद इन अ डिफाइंड स्पेस. ठीक है ना. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं, क्लब्स. तो उसमें क्या होता है? जैसे मान लो म्यूज़िक क्लब है. ठीक है. म्यूज़िक क्लब में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो दे कम टुगेदर, राइट. दे कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड दैट इज़ हाउ क्लब्स आर फॉर्म्ड. सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स. तो ऐसे ही मतलब क्लब और कम्युनिटी मतलब डिफरेंट स्पीशीज़. जब हम अलग अलग स्पीशीज़ को काउंट करते हैं तब उसमें एक कम्युनिटी बनती है. ठीक है ना. जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई एरिया है, वहाँ पर भाई हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, है ना, सब तरह के लोग रहते हैं. पंजाबी है, हिंदूज़ के अंदर भी जाट रहते हैं, सिख रहते हैं, है ना. तो दैट इज़ हाउ दे फॉर्म अ कम्युनिटी. हम जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो हम जब बोलते हैं कम्युनिटी तो उसका ये मतलब हो जाता है.
इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक, लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। मतलब जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और वो एक सिस्टम बना ले, जैसे कि कोई कम्युनिटी है, ठीक है, वो उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और वो एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं या डिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। बायोम क्या होता है? अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि जो इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स से बनता है पॉपुलेशन, और अलग अलग तरह की पॉपुलेशन होगी। मतलब मान लेते हैं कि कहीं पर 100 हिंदूज़ हैं, है ना, कहीं पर मान लेते हैं 150, मान लो कोई और कम्युनिटी है, मान लेते हैं कि सिख हैं, 100 हिंदू हैं, ठीक है, मान लेते हैं 50 जाट है, ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी हो सकती है। तो ये सब लोग सब साथ में रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो 50 हैं ये तो एक पॉपुलेशन है, लेकिन जब हम इन तीनों को काउंट करते हैं तब ये बन जाता है कम्युनिटी, क्योंकि इसमें अलग अलग स्पीशीज़ आ गई। हम इसको ऐसे देखते हैं, इन जनरली हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं जनरल रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई एरिया है जहाँ पर एक तरह के फूल हैं, एक तरह का प्लांट है, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन। लेकिन कोई एरिया है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, है ना, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, तो वो हो जाएगी कम्युनिटी, ठीक है ना। जब वो साथ में एक ही एरिया में है, दे आर को एग्जिस्टिंग, देन वी से इट एज कम्युनिटी। एंड इकोसिस्टम व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग, अब वहाँ पर हनी बीज भी हैं, वो पॉलिनेशन कर रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो दैट इज़ हाउ इकोसिस्टम इज़ फॉर्म्ड। अब क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे इकोसिस्टम्स को कंसिडर करें, तब क्या बन जाता है, बायोम, अ लार्ज रीजन विद अ स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड सिमिलर इकोसिस्टम्स, राइट। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन जिसके अंदर जो क्लाइमेट है वो मोर और लेस सेम ही है, और बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे इकोसिस्टम से बनता है बायो, और बहुत सारे बायोम से बनता है बायोस्फीयर। जैसे हम बोलते थे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, है ना, और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को, ये तीनों जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, एक जो इनका कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। हम ऐसे बनाते हैं ना कि भाई अगर ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो ये जो बीच वाला एरिया है ये वाला बन जाएगा बायोस्फीयर। तो वही है कि जब ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, सारे इकोसिस्टम्स को ले लिया हमने, सिर्फ एक कंट्री या फिर एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, सारे इकोसिस्टम्स हमने ले लिए, तो उससे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, राइट। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, इकोलॉजिकल टर्म्स। ये अलग अलग टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज हैबिटेट। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेता हूँ। इकोलॉजिकल टर्म्स, हैबिटेट क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है ना, द स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है ना। जैसे कि हर एक एनिमल का एक हैबिटेट होता है, जैसे कि कोई भी मैरीन एनिमल है वो तो पानी में रहेगा ना, फिश हो गया, शेलफिश हो गया, डॉल्फिन, शार्क्स वगैरह, वो पानी में रहेंगे, तो वो उनका हैबिटेट है। ऐसे ही फॉरेस्ट का अलग हैबिटेट होगा, वहाँ पर स्नेक्स हैं या लेपर्ड्स हैं, उनका फॉरेस्ट वाला हो गया। पोलर बियर है, पेंगुइन्स है, उनका टुंड्रा रीजन वाला हैबिटेट हो गया, ठीक है ना। तो हर एक एनिमल का अपना एक हैबिटेट होता है, मतलब द प्लेस वेयर इट रिसाइड्स, राइट। तो वो उसका हैबिटेट हो गया। नीश क्या होता है भाई, नीश होता है द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम। मतलब कि कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में मान लेते हैं कि एक डियर है, मान ले ग्रास है, डियर है और लेपर्ड है या फिर टाइगर है, ठीक है ना। लेपर्ड ले लो, टाइगर ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब यहाँ पर ये ग्रास है और यहाँ पर ये डियर है। तो अब डियर जो है ना, इसका अपना एक नीश है, क्या कि यार ये ग्रास को खाएगा, डियर जो है ग्रास खाएगा, और जो लेपर्ड है वो डियर को खाएगा। दैट इज़ हाउ द साइकिल गोज ऑन, राइट। तो डियर का क्या नीश है कि अब ये एक साइकिल है, ठीक है ना, ये चलता रहता है। तो अब डियर का नीश क्या है कि वो ग्रास को खाएगा, ग्रास की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है,
और लेपर्ड डियर को खाएगा तो डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर डियर बीच में से चला जाए, डियर अगर बीच में ना हो, तो ग्रास की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रास को खाने वाला डियर होगा ही नहीं। सिमिलरली जो लेपर्ड है वो भी नहीं जी पाएगा ना, जब डियर ही नहीं होगा तो वो किसके ऊपर फीड करेगा भाई। लेपर्ड के पास खाना ही नहीं है, खाने के लिए डियर ही नहीं है कोई फॉरेस्ट में। ग्रास भी है और लेपर्ड भी है, लेकिन बीच में जो हमारा हर्बीवोर्स है, इनको हर्बीवोर बोलते हैं, इनको कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर बीच में हर्बीवोर कोई नहीं होगा तो जो आगे ऊपर के जो हायर लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका नीश है। तो हर एक लेवल पे लेपर्ड का भी अपना नीश है। लेपर्ड या टाइगर जो कार्निवोरस है, इसके ऊपर जो है, जैसे मान लेते हैं कि लेपर्ड अगर मर जाएगा तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना। तो डिकम्पोजर्स का अपना नीश है, ठीक है। द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम, मतलब उसका एक फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम के चलने में, लगातार वो साइकिल चलती रहती है। स्पीशीज़ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ मीटिंग करके अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको स्पीशीज़ को हम कंसिडर करते हैं इन द सेंस कि ना जो स्पीशीज़ आगे बढ़ेगी और रिप्रोड्यूस करेगी, उस सेंस में हम इसको देखते हैं। मतलब हमारा जो रेफरेंस होता है वो ये होता है कि भाई ये फॉरेस्ट है, इसमें इतने डियर हैं, इतना टाइगर हैं, तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि 5 साल बाद ये डियर इतने हो जाएंगे या फिर टाइगर्स इतने हो जाएंगे। तो उस तरह से हम स्पीशीज़ को जो है हमारा वो होता है, नज़रिया होता है देखने का। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ गिवन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कितनी सारी वैरायटी, कितनी स्पीशीज़ हैं, दैट इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। मतलब इसी बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होगी उतनी ज़्यादा रिच वो इकोसिस्टम हो गया ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ठीक है ना। अब जैसे हम कोई एरिया है जहाँ पर बहुत तरह के प्लांट्स हैं और बीज भी हैं पॉलिनेट करने के लिए, और छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स हैं और स्नेक्स भी हैं छोटे मोटे, ठीक है ना। और भी कई तरह के बर्ड्स भी हैं ऊपर, हमिंग बर्ड है या फिर जो भी बर्ड्स होंगे आसपास, तो वो भी उनके भी ऊपर घोंसले बने हुए हैं, ट्रीज़ भी हैं अलग अलग तरह के। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं ये रिच इकोसिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अगर बहुत कम स्पीशीज़ होंगी, 1 या 2 तरह के बस प्लांट्स हैं और ज़्यादा बर्ड्स भी नहीं है, तो वहाँ पर आपको लगेगा कुछ डल लगेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा रिच इकोसिस्टम हो जाएगा। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, अब इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स कि भाई कोई एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है, वेदर पॉजिटिवली और न्यूट्रल और नेगेटिवली, राइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि ना एक स्पीशीज़ होती है, ठीक है, और वो स्पीशीज़ किसी और स्पीशीज़ से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके होने से ही दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान होता है। मतलब वन स्पीशीज़ नेगेटिवली अफेक्ट्स अनदर विदाउट बीइंग हार्म्ड इटसेल्फ। अब एग्जांपल, अ ट्री ब्लॉकिंग सनलाइट फॉर स्मॉलर प्लांट्स। कोई ट्री है, ठीक है, कोई ट्री है और यहाँ पर बहुत सारी घास है। अब यहाँ से सनलाइट आ रही है, अब वो सनलाइट जो है यहाँ पे आएगी और यहाँ से यहाँ पे आएगी सनलाइट। अब ये जो यहाँ पर ये जो घास है, ये वाली घास है, इसको सनलाइट मिलेगी ही नहीं। अब ट्रीज़ की इन घासों से कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई, ट्रीज़ को तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर घास है कि नहीं, लेकिन इन घासों को नुकसान तो हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू ग्रो, एज यू मस्ट बी अवेयर दैट एनी प्लांट रिक्वायर सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इनको जीने के लिए सनलाइट चाहिए और वो मिलेगी नहीं। तो इस केस में यहाँ पर ये अमेंसलिज्म का केस है कि भाई कोई ट्री आ गया, वो सनलाइट ब्लॉक कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और इससे भी बड़ा ट्री आ जाए, इससे भी बड़ा ट्री आ जाए, तो उसमें क्या होगा, इस वाले ट्री को भी सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो और बड़ा सिनेरियो बन गया, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। मतलब ट्री ने जानबूझ के इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि इसको इसके होने से ही नुकसान है, ग्रास को ट्री के होने से ही नुकसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रिडेशन। इसमें क्या होता है कि वन स्पीशीज प्रेडेटर किल्स एंड कंज्यूम्स अनदर प्रे फॉर सर्वाइवल। एग्जाम्पल अ लायन हंटिंग अ डियर। ये तो वो टिपिकल एग्जाम्पल है। मतलब आपने मतलब कोई भी जो सुपीरियर स्पीशीज़ है उसने दूसरी स्पीशीज़ को खा लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है नीश वर्ड के। जैसे ना, नीश वर्ड का क्या मीनिंग होता है, कुछ बच्चे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो या फिर, है ना। तो इसको, ये जो नीश वर्ड है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, कि हम जनरल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं लाया हूँ। इन द डेंस फॉरेस्ट, इन द डेंस अमेजोन फॉरेस्ट, जस्ट अ सेकेंड। In the dense Amazon rainforest, each species has its own niche, ensuring मिनिमल कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। मतलब जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि सनलाइट जब आती है ना, तो ऊपर जो ट्रीज़ हैं उनको मिल जाती है, नीचे सनलाइट पहुंचती नहीं है। तो नीचे जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती, तो इसीलिए दे स्ट्रगल, राइट। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर एक एनिमल का अपना नीश है, प्लांट का और एनिमल का भी, ठीक है ना। इन दैट मैटर animals also want sunlight. So in the dense Amazon rainforest, each species has its own niche. मतलब हर एक स्पीशीज का अपना एक फंक्शन है उस साइकिल में, ठीक है ना। ensuring मिनिमल कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। हर एक जो स्पीशीज़ है या कोई प्लांट है, एनिमल है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बिना किसी और के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ करे उनको अपने रिसोर्सेज मिल जाएं, ठीक है ना। शी फाउंड हर नीश इन डिजिटल मार्केटिंग वेयर हर क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल स्किल्स कुड थ्राइव, ठीक है ना। बात कर रहे हैं कि उसको मतलब डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गई और उसको वो कर पा रही है डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो और क्योंकि वो पहले से क्रिएटिव थी और उसके पास एक एनालिटिकल स्किल्स भी थे, और अब उसको लग गया कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ द राइट थिंग फॉर हर। मतलब आप नीश को ऐसे समझ सकते हो, कप ऑफ टी बोल सकते हो आप उसको, कप ऑफ टी, कि दिस इज़ माई कप ऑफ टी। हम बोलते हैं ना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कि भाई वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, या फिर वो चीज़ मेरे लिए बनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन एक्सपैंड्स ऑन इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, एनर्जी फ्लो एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम्स। मतलब इकोलॉजी के जो इंटरेक्शंस हैं उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। जैसे कि घास है, घास को सनलाइट मिली तो वो बड़ी हो गई, उसके बाद जो एनर्जी उसको मिली, घास को मिली सनलाइट से, वो एनर्जी किसके पास चली गई, डियर के पास, क्योंकि डियर ने खा लिया उसको। अब वो डियर के पास आ गई, डियर से जाएगी वो टाइगर के पास, क्योंकि टाइगर उसको खा लेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र। तो वही कह रहे हैं कि इकोलॉजी इज़ वेरी मच अबाउट एनर्जी फ्लो and environmental processes in ecosystems, right।
तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, स्पीशीज इंटरैक्ट कैसे करते हैं। पैरासिटिज्म, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अमेंसलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। देखो हमने पढ़ा है अमेंसलिज्म और हमने पढ़ा है प्रिडेशन। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि कोई स्पीशीज़ है, वो उसके होने से ही किसी और स्पीशीज़ को नुकसान होता है, जबकि वो स्पीशीज़ उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं रही। एज़ कम्पेयर टू प्रिडेशन में क्या हो रहा था कि भाई लायन खा रहा है डियर को, ठीक है ना, वो उसका खाना है, ऑब्वियसली द लायन विल फीड ऑन अ डियर। तो अब इसमें क्या है, इसमें तो वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है ना, लेकिन अमेंसलिज्म में क्या है कि पेड़ के होने से ही घास को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, पैरासिटिज्म, इसमें क्या होता है, वन स्पीशीज पैरासाइट बेनिफिट्स वाइल द अदर होस्ट सफर्स। एग्जाम्पल टिक्स फीडिंग ऑन अ डॉग, है ना। टिक्स मतलब जुएँ होती हैं, जैसे कि गाय या भैंस होती है ना, उसकी भी बॉडी पे जुएँ या टिक्स टाइप का कुछ होता है जो कि उसकी बॉडी से फीड करता है। तो इट इज़ लाइक अ पैरासाइट। प्लांट्स में भी होता है ये, ठीक है। तो जो पैरासाइट होता है ना, मतलब कोई एक प्लांट है, वो दूसरे प्लांट पे जाके चिपक जाता है, लिपट जाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन सोखता रहता है, खाता रहता है उसको धीरे धीरे। तो ये हो गया पैरासिटिज्म। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन में क्या होता है, बोथ स्पीशीज सफ़र ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब दो स्पीशीज़ हैं, जैसे मान लो लायन और टाइगर, लायन है टाइगर है, दोनों को खाना डियर ही है। तो अब क्या है, इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, लायन और टाइगर में। ये इनडायरेक्टली ये लोग इनमें एक दूसरे से लड़ाई है समहाउ, क्योंकि दे हैव टू फाइट फॉर द सेम रिसोर्सेज, दे आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। डियर तो जंगल में लिमिटेड है ना, ठीक है ना। जो डियर है, नंबर ऑफ डियर्स वो तो लिमिटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कंपटीशन में क्या होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, विद इन द सेम स्पीशीज, और इंटर स्पेसिफिक क्या है, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है ना। वही मैंने बताया अभी, जैसे कि भाई किसी एरिया में एक तरह के प्लांट्स हैं और किसी एक एरिया में अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर भी इनको रिसोर्सेज के लिए फ़ाइट करना है। अब ये सेम स्पीशीज़ में लड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या अलग अलग स्पीशीज़ में फ़ाइट हो रही है, सनलाइट के लिए या वाटर के लिए, रिसोर्सेज के लिए, खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, या फिर ह्यूमस, या फिर जो हमारा जो फर्टाइल सॉइल होती है, खाद जो होती है, मैन्योर्स होते हैं, वो हम डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेम स्पीशीज़ है, एक ही तरह के पौधे हैं मान लो, या फिर रोज़ के, मान लो रोज़ है, सारे रोज़ के फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर अलग अलग हैं, सनफ्लावर भी है, रोज़ है, लोटस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर अलग अलग वो हैं स्पीशीज़ हैं, उसमें इंटर स्पेसिफिक हो गया, और जो सेम है उसके लिए इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीशीज़ बेनिफिट्स वाइल द अदर इज नीदर हार्म नॉर हेल्प। एग्जाम्पल बैरनेकल्स ऑन वेल्स। अब वेल जो है बहुत बड़ी होती है साइज़ में, वेल जो है बहुत बड़ी होती है साइज़ में, तो उसके ऊपर ना, उसकी बॉडी पे ना छोटे छोटे कुछ शेल्स टाइप के चिपक जाते हैं, जिसके होने से वेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज़ कम्पेयर टू जो बैरनेकल्स हैं, उनको उसकी बॉडी पे होने से फ़ायदा होता है। वन स्पीशीज़ बेनिफिट्स वाइल द अदर इज़ नीदर हार्म्ड नॉर हेल्प्ड, ठीक है ना। अब इससे बैरनेकल्स के होने से वेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। मतलब भाई अगर दो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दोनों को फ़ायदा होता है। बीज पॉलिनेटिंग फ्लावर्स इसका एग्जांपल है। मतलब कि अब बीज और फ्लावर्स दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। बीज क्या कर रही हैं, बीज को अपना वो मिल रहा है, जो वो चूसती हैं, जो पेटल्स में से जो चूसती हैं
जो रस होता है उसका, जिससे वो शहद बनाती हैं, तो फ्लावर्स को वो तो बीज को मिल गया, और बदले में बीज क्या कर देती हैं, फ्लावर्स को कर देती है पॉलिनेट, मतलब सीड ट्रांसफ़र कर देती हैं। सीड है ना, जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, उनको वो पॉलिनेट कर देती हैं, पोलन ग्रेन्स को पॉलिनेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। न्यूट्रलिज्म, नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन और इफेक्ट बिटवीन स्पीशीज़, मतलब दो स्पीशीज़ है वो एक ही एरिया में रह तो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो और दोनों के होने से दोनों को कोई फ़ायदा या नुकसान भी नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो हम इसको, अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज़ करें तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। फिर हम बोलेंगे कि कमेंसलिज्म, मतलब एक ही को फ़ायदा हो रहा है, एक को कोई कुछ नहीं हो रहा, ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। फिर हम आएंगे न्यूट्रलिज्म पे, कि भी दोनों को ना फ़ायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा। ठीक है, ये आ गए न्यूट्रलिज्म पे। फिर हम आएंगे अमेंसलिज्म पे। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान हो रहा होता है और एक को न्यूट्रल होता है, जिसमें एग्जाम्पल था पेड़ और ग्रास का। ठीक है ना, पेड़ को तो अपने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे मिलते रहेंगे, मिल रहे हैं, और ग्रास को नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, ये आ गया अमेंसलिज्म। फिर हम आते हैं कंपटीशन, भाई आप सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हो। ठीक है ना, हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, और हमने अमेंसलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। हाँ, पैरासाइट में क्या होता है कि भाई एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, और वो जानबूझ के किया जा रहा है, पैरासिटिज्म। और एक हो गया प्रेडेशन, मतलब जानबूझ के किया जा रहा है, एक जो स्ट्रॉन्गर या सुपीरियर स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ को अटैक कर रही है या उसको खा रही है। ठीक है ना, उस पर फीड कर रही है, राइट। तो इसमें हम जो पैरासिटिज्म है और प्रेडेशन है, दे आर बोथ ऑफ देम आर समहाउ डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ फीडिंग ऑन अदर स्पीशीज़। ठीक है ना, और कंपटीशन में क्या है कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक है, मतलब इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज़ में फाइट कर रहे हो, और इंटर स्पेसिफिक अलग अलग स्पीशीज़ में फाइट हो रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो हमने पढ़ा था कि भाई इकोलॉजी जो है इट्स वेरी मच अबाउट एनर्जी फ्लो, जैसे मैंने बताया था आपको, और ये चीज़ हर जगह हो रही है। मैंने आपको डियर अलाइन का एग्जांपल दिया था, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो उसमें समहाउ यही हो रहा है कि फ्लो एनर्जी है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मान लो मैंने आज रोटी खाई है, तो जो रोटी मुझे मिली है वो कहाँ से आई है, वो तो वीट से आई है ना, वीट यानी गेहूँ को पीसा गया, उसके बाद उसकी रोटी बनी। अब जो गेहूँ के अंदर जो एनर्जी थी वो रोटी में आ गई, रोटी को मैंने खा लिया, वो एनर्जी मेरे पास आ गई। ठीक है ना, फिर मैंने एक्सक्रीट कर दिया, तो वो एनर्जी मैंने निकाल दी बाहर, फिर मैंने और कुछ खा लिया, तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है जो, ठीक है ना, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है लगातार। और ये सारे ही एनिमल्स के साथ होता है। ठीक है ना, वी ऑल ऑफ अस सिमिलरली ब्रीदिंग में भी है, भाई जो एनर्जी एयर में थी वो मुझे मिल गई, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन मेरी बॉडी ने ले लिया टू बर्न द फूड इन द बॉडी, एंड देन आई ब्रीद आउट और एक्सेल। तो जो एक्सेल करने में जो ऑक्सीजन है वो तो मेरी बॉडी ने ले लिया, तो उस एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन नहीं है या फिर कम है। ठीक है ना, तो वी ऑल ऑफ अस आर समहाउ टेकिंग इन द एनर्जी, राइट। अब इसमें देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, अब वो पेड़ की रूट्स हैं, ठीक है, वो अपने रूट से नीचे से जो भी उसको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वहाँ से वो अपने लिए फूड लेता है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर लीव्स हैं, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, तो वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करता है और नीचे से भी पानी और जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अपना वाटर और फूड लेता है और वो अपना फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना, तो अब इसमें
टोटल हमें इसके बदले में क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। यहाँ पर कोई सेब लग गया, मतलब सेब का पेड़ है, ठीक है ना, एप्पल। तो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है इस फोटोसिंथेसिस से, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम आते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है, द एनर्जी लेफ्ट फॉर कंज्यूमर्स आफ्टर प्लांट रेस्पिरेशन। मतलब जो ट्री है वो भी तो ब्रीदिंग कर रहा है ना, राइट। जो हम प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी ब्रीदिंग करते हैं। तो उस रेस्पिरेशन में, प्लांट्स और एनिमल्स की रेस्पिरेशन में जो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उस वो वाली एनर्जी तो वो अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं ना। भाई कोई पेड़ है वो हमें सेब दे रहा है, मान लो 100 एप्पल्स दे रहा है, लेकिन वो अपनी एनर्जी इन 100 एप्पल्स में दे दी उसने। अब ये जो 100 एप्पल्स हैं इसमें हमें वो वाली एनर्जी नहीं मिलेगी जो उस ट्री ने खुद ही कंज्यूम कर ली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमें जो मिलता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है, एनपीपी, नॉट जीपीपी, ठीक है ना। तो एनपीपी का फॉर्मूला है जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। मतलब कोई भी प्लांट और एनिमल जब वो रेस्पायर कर रहा है तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। तो सनलाइट से जो मिलने वाली एनर्जी है वो सारी हमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, कुछ तो वो रेस्पायर भी करता है, तो उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, लिंडेमैन्स एफिशिएंसी, मतलब ये 10th क्लास में कंसेप्ट है कि भाई जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर वो 10% होता है, ठीक है ना। बाकी 90% लॉस हो जाता है। 90% इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, राइट, नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है। द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, 10% रूल है इसका। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट लेवल वाइल 90% इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, प्रोड्यूसर है, इसको हम ऑटोट्रॉफी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, TROPHS। अगर इसके पास 100 कैलोरी की एनर्जी है, अब उस प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया, ठीक है, मान ले काओ है या बफेलो है, ठीक है, तो इन्होंने खाया, तो इसको 100 कैलोरी में से 10 कैलोरी ही मिलेगी, 90 कैलोरी नहीं मिलेगी, 90 कैलोरी लॉस्ट हो गई, ठीक है। अब इस 10 कैलोरी का 10% कितना बना, 1 कैलोरी बना। 100 कैलोरी का 10%, 10 कैलोरी, 10 कैलोरी का 10% 1 कैलोरी। अब 1 कैलोरी का 10% कितना होगा, 0.1 कैलोरी हो जाएगा। कार्निवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर कोई भी आया, काऊ आई, उसने खा लिया घास को, उसको मिल गई 100 में से 10। अब उस मान लो डियर ने खाया, डियर ने खा लिया, डियर को खा लिया किसी टाइगर ने, तो उसको मिला 10 का 1 ही मिला, मतलब 100 का 1 हो गया टाइगर तक आते आते। अब टाइगर को भी किसी ने खा लिया, मान लो कोई और बड़ा एनिमल आ गया या फिर, है ना, तो उसको कितना मिलेगा, 0.1 कैलोरी ही मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम बस 3 स्टेजेस हमने काउंट करी है, ग्रास, डियर और टाइगर। अगर इसमें हम एक और स्टेज ले आए बीच में, तो जो 4th स्टेज होगी उसको सिर्फ 1.1 कैलोरी मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 0.1% हो गया, 0.1% हो गया यहाँ तक आते आते, ठीक है ना। फूड चेन्स एंड इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, तो जो फूड चेन है और इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हमारी, उसके बारे में हम और डेप्थ में बात करते हैं। ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जैसे हम ऐसे बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग बनाते हैं, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये भी हो गया 4, ऐसे। द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर हमने सारे ऑटोट्रॉफ्स को ले लिया या फिर प्रोड्यूसर्स को ले लिया, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स।
फिर यहाँ पर हमने ले लिया हर्बीवोर्स को, यहाँ पर हमने ले लिया कार्निवोर्स को, यहाँ पर भी हमने ले लिया मान लो डिकम्पोजर्स को ले लिया, ठीक है। तो ये इनके ट्रॉफिक लेवल हैं, वही कार्निवोर का ये ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, हर्बीवोर का ट्रॉफिक लेवल है ना। प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोरस ने खाया और कार्निवोर्स को डिकम्पोजर्स ने खा लिया। फूड वेब क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स। मतलब अगर आप एक रियल फॉरेस्ट में जाओगे, है ना, इफ़ यू गो इनटू अ रियल फॉरेस्ट एंड एनालाइज हाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड चेन्स आर देयर इनटू एक्शन। मतलब एक फॉरेस्ट में जाके आप देखोगे कि यार हनी बीज भी हैं वहाँ पर, स्नेक्स हैं, लेपर्ड्स हैं, डियर हैं, है ना, और माइस वगैरह हैं, छोटे चूहे, लाइस, माइस, मतलब ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स आर देयर, राइट। रियल फॉरेस्ट में जाओगे तो वो नील गाय मिलती है ना, तो है ना, जैकल्स हो सकते हैं, ठीक है, हाइनास हो सकते हैं। तो ये सब लोग समहाउ इनका जो फूड है वो ये इसी फॉरेस्ट से डिराइव कर रहे हैं। दे आर ईटिंग एंड लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट। और हो सकता है कि इनको भी कोई खा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क बन जाता है फूड चेन्स का, ठीक है ना। मतलब कोई एक डियर है, अब उसको ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ टाइगर ही खाएगा, कोई भी खा सकता है ना उसको, लायन भी खा सकता है, लेपर्ड भी खा सकता है, या फिर कोई और आ गया कार्निवोरस एनिमल, जैकल आ गया, या फिर हाइना आ गया। और डियर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो भाई कौन से एरिया की ग्रास खाता है, या फिर कहीं से लीव्स खाता है, कोई फ्लावर्स खाता है कहीं के, ठीक है ना। तो जो बाकी डियर है उनके लिए कंपटीशन है कि अगर सारी घास अगर ये डियर खा जाएगा तो ये क्या खाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है फूड चेन्स का एक रियल फॉरेस्ट में जाके। अभी तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि डियर, लायन, टाइगर का, लेकिन मैं कहता हूँ स्नेक्स को लेता हूँ अगर मैं, जैसे कि ईगल होती है या फिर वल्चर होती है, ये स्नेक्स खाती है ना, या फिर ये छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है ना। तो अब इन्हें दे ऑलमोस्ट कीप होवरिंग ओवर द फॉरेस्ट, राइट। वल्चर है या फिर ईगल है, ठीक है ना, ये दे आर कार्निवोरस, राइट। और भी जो बर्ड्स हैं, ठीक है ना, मान लो इन्होंने स्नेक खाते हैं ये लोग, और वल्चर, ईगल तो काफ़ी बड़े एनिमल भी खा लेते हैं, डियर जैसे एनिमल्स भी ये उठा लेते हैं, ठीक है ना। और फिश खाते हैं ये ईगल, वल्चर, पानी में चले जाते हैं, अगर आपने कभी देखा हो वीडियोज़ में आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि दे आर ऑलवेज ऑन द हंट, एंड सिमिलरली दीज स्नेक्स आर ऑलवेज कॉशियस, ऑल दीज इंसेक्ट्स आर ऑलवेज कॉशियस दैट दे डोंट बिकम any animal don't feed on them, right। तो यही बात है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको मिटा देते हैं। तो फूड वेब की बात कर रहा था, मैंने आपको बता दिया कि कैसे फूड वेब कैन बी रियली कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये एक तरह का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है ये वाला जो मैंने बनाया है, ठीक है ना। और कई बार हम ऐसे बनाते हैं भाई, ऐसे बना दिया मैंने, मान लो स्नेक को मैंने बना दिया वल्चर, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है ना, वल्चर। उसके बाद मान लेते हैं डिकम्पोजर लिख दिया मैंने, डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। मैं लिख तो नहीं रहा हूँ कि इसने वल्चर इज फीडिंग ऑन स्नेक एंड वेयर एज, ऐसे मैंने लिखा नहीं। दिस इज ऑल्सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, लाइक दिस ऑफ। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ, अभी मैंने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से बात करी है, इसलिए हमेशा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से बात करी है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो। एनर्जी पे बात हो सकती है, बायोमास पे बात हो सकती है, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, हर एक ट्रॉफिक लेवल है ये पे अलग अलग नंबर ऑफ बायोमास हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं,
ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोसेसेस एंड पॉल्यूशन। अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है एनवायरमेंटल प्रोसेसेस से, ठीक है ना। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? द ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल मर्करी इन फिश, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है कि जो लोग फिश खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो नॉनवेज फूड है उसके अंदर थोड़ा बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, राइट। तो द ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो धीरे धीरे अगर आप रोज़ रोज़ नॉनवेज खाते रहोगे तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है ना वो बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? द इंक्रीज इन टॉक्सिन कंसंट्रेशन एज इट मूव्स अप द फूड चेन। एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स अफेक्टिंग द टॉप प्रेडेटर्स लाइक ईगल्स। इसका मतलब है कि द इंक्रीज इन टॉक्सिन कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब रेट ऑफ, मतलब आपका जो रेट ऑफ टॉक्सिन इंक्रीमेंट है, जो आपका टॉक्सिन का जो एक्यूमुलेशन का जो रेट है ना वो बढ़ गया है, टॉक्सिन कंसंट्रेशन हो गया है एज इट मूव्स अप द फूड चेन। अब यहाँ पर ये कि ऐसा क्यों लिखा है कि अप द फूड चेन? मतलब जैसे कि पेस्टिसाइड होते हैं वो तो हम किसी क्रॉप में डालते हैं ना, कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है ऐसा, तो मान लो ऊपर थोड़ी सी शरब्स हैं, इसका ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पर हमने पेस्टिसाइड डाला हुआ है इसमें, अब वो पेस्टिसाइड यहाँ पर डाला हुआ है, पेस्टिसाइड डाला हुआ है हमने ज़मीन में, वो पेस्टिसाइड इसने ले लिया, प्लांट ने ले लिया। अब उस प्लांट को किसी मान लेते हैं डियर ने खा लिया, अब उस डियर को किसी ईगल ने खा लिया, तो वो जो पेस्टिसाइड है वो डियर के पास, डियर में चला गया, और अब जब डियर को ईगल ने खाया तो वो जो पेस्टिसाइड है वो ईगल में चला गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ना, तो पेस्टिसाइड इज़ अ केमिकल, वो केमिकल ही तो है पेस्टिसाइड। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये फूड चेन में ऊपर चले जाते हैं। हमने यहाँ पर डाला है, यहाँ से वो यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ से वो यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से वो यहाँ पर चला गया, वापस वहीं पे आ गया, डीकम्पोजर के फॉर्म में आ गया जहाँ पर पहले था, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। न्यूट्रिएंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा थ्रू इकोसिस्टम। अब जैसे हम आप सभी लोग वाटर साइकिल पढ़ी होगी कि भाई पानी है, ओशन में है या किसी भी वाटर बॉडी में है, सी में है ना, लेक्स में है, रिवर में है, तो वहाँ से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में क्या आता है, बादल में आ जाता है, फिर बादल, बहुत सारे बादल इकट्ठा हो जाते हैं, फिर बारिश हो जाती है, फिर बारिश किसी माउंटेन पे होती है, तो वो जो बारिश हो रही है वो पानी इकट्ठा होके किसी वाटर बॉडी में आ गया और वापस उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे ये हमने पढ़ते हैं वाटर साइकिल, ठीक है ना, ये क्या है, वाटर साइकिल। तो ऐसे ही ना कार्बन साइकिल भी होती है, नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, फॉस्फोरस साइकिल भी होती है, थ्रू इकोसिस्टम्स। तो यही कह रहे हैं उसमें कि न्यूट्रिएंट बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिस तरह से पानी की कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, जिस तरह से, एक मिनट, जिस तरह से पानी की कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, है ना, कोई बादल है, बादल में पानी है, पानी, ठीक है ना, बारिश हो गई, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है पानी की। ऐसे ही कार्बन की भी होती है, नाइट्रोजन की भी होती है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, फॉस्फोरस की भी होती है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, राइट, कि भाई नाइट्रोजन साइकिल कैसे वो जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स में वो जाता है ना, और कैसे उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। कार्बन साइकिल भी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अ परफेक्ट साइकिल रिप्लेसेस न्यूट्रिएंट एट द सेम रेट एज दे आर कंज्यूम्ड, मतलब जिस रेट पर न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो रहे हैं उसी रेट पर उन न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना।
दैट इज़ अ परफेक्ट साइकिल। मतलब कोई अगर बफेलो है, बफेलो उसने कुछ खाया है ना, उसने कुछ खाया, ठीक है, तो अब वो जब उसने खाया तो उसके बाद उसको वो एक्सक्रीट कर देगी और फिर और कुछ खाएगी, फिर उसको एक्सक्रीट कर देगी, ऐसा लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो उसका जो उसकी बॉडी में जो बफेलो की बॉडी में जो है क्या हो रहा है, फूड आ रहा है और जा रहा है, फिर आ रहा है और जा रहा है, तो ऐसे लगातार चल रहा है। तो जो फूड है वो रिप्लेस हो रहा है लगातार, ये कह रहे हैं इसमें। अ परफेक्ट साइकिल रिप्लेसेस न्यूट्रिएंट्स एट द सेम रेट एज दे आर कंज्यूम्ड। सेम रेट पर कंज्यूम होते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट साइकिल, ठीक है ना। दीज कंसेप्ट एक्सप्लेन हाउ इकोसिस्टम्स फंक्शन, ट्रांसफर एनर्जी एंड मेंटेन बैलेंस, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा कि इकोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है और वो उनका बैलेंस कैसे बना रहता है। सभी एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और ऐसे उनकी साइकिल जो हमारी फूड चेन है वो चलती रहती है। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो पढ़ना। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक, शेयर माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।